नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। दोस्तों, अब आपका एग्ज़ाम आ गया है तो मैं आपका और जैसा प्रिपोजिशन के सेक्शन लिया है, कल मैंने कुछ एरर के क्वेश्चन डाले थे, तो आज वैसे ही एक ही दिन में अपन ईडियम्स करेंगे। ईडियम्स अपन और नहीं करेंगे, ईडियम्स का सिर्फ हमारे पास में एग्ज़ाम से पहले सिर्फ ये एक सेक्शन होने वाला है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स, ठीक है दोस्तों, तो इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। और इनके साथ में ही मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इन्हीं ईडियम्स के थ्रू, क्योंकि ऐसा होता है कि दो तीन ईडियम्स के सेम मतलब होते हैं या दो तीन मिलती जुलती या कन्फ्यूजिंग वाली ईडियम्स होती है, वो भी मैं साथ में आपको बताते चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के ईडियम सेशन की तरफ। उससे पहले फटाफट से वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे दोस्तों। और आपके जो भी दोस्त हैं, एस्पिरेंट्स हैं, दूसरे जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी को मैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ईडियम सेशन। फर्स्ट जो हमारी ईडियम है दैट इज़ अ कैट एंड डॉग लाइफ। एक कुत्ते बिल्ली की तरह जिंदगी होना। तो कुत्ते बिल्लियों में दोस्तों क्या होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। तो अ करलसम लाइफ, एक झगड़ालू जीवन, ठीक है, विल बी द करेक्ट आंसर। अ कैट एंड डॉग्स लाइफ मतलब, और इससे रिलेटेड क्या है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ठीक है दोस्तों, इसका तो यही मतलब हो गया, अ कोरलसम लाइफ। लेकिन एक ईडियम और है हमारे पास में, दैट मीन्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, जिसको अपन डाउनपोर बोलते हैं। डाउनपोर बोलते हैं या फिर मूसलाधार बारिश बोलते हैं। ठीक है, रेनिंग हैविली, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ, अ मैन ऑफ आयरन। दोस्तों, अ मैन ऑफ आयरन का मतलब हो गया, जैसे हम लोग आयरन मैन के लिए बोलते हैं, भारत के आयरन मैन कल ही जिनकी जयंती थी, जिनका बर्थडे था, जिनकी सबसे बड़ी मूर्ति लगी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ही इज़ आयरन मैन। आयरन मैन मतलब आयरन जैसे विल है जिनकी, ठीक है, विल पावर है। तो अ मैन ऑफ आयरन का मतलब क्या हो गया? अ मैन ऑफ आयरन का क्या हो गया? अ मैन ऑफ स्ट्रांग विल पावर। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड मिलते जुलते मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, जो सारी की सारी और मैन ऑफ से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये कॉमन रहेगा, अ मैन ऑफ आयरन हो गया फर्स्ट हमारे पास में, ठीक है। सेकंड की बात करें तो अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है लिटरेरी पर्सन। ठीक है दोस्तों, पढ़ा लिखा जो पर्सन है, दैट इज लिटरेरी पर्सन, दैट इज अ मैन ऑफ लेटर्स। और ये अपन ने पढ़ा मैन ऑफ आयरन मतलब अ मैन ऑफ हैविंग स्ट्रांग विल पावर। तीसरा थर्ड जो हम पढ़ सकते हैं वो क्या है दोस्तों? तो थर्ड हमारे पास में होता है अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स। ठीक है, तो अ मैन ऑफ पार्ट्स मतलब अ मैन ऑफ क्वालिटीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ हम क्या पढ़ सकते हैं? तो फोर्थ पढ़ सकते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बोलते हैं भूसे को दोस्तों, भूसा जो नहीं होता, स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अ वीक पर्सन। अ वीक कैसा पर्सन दोस्तों? तो ये वीक तो सबका होता है, इट शुड बी WEE के, वीक पर्सन, कमज़ोर व्यक्ति जो, दैट इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो ये चार ईडियम्स आपको याद रखनी है, अ मैन ऑफ आयरन, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ और अ मैन ऑफ पार्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ, एट द 11th आवर। दोस्तों, दिन में 12 घंटे होते हैं, उनमें से एन 11वें घंटे पर मतलब किसी एन मौके पर, ठीक है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। एट द 11th आवर मीन्स इफ समथिंग हैड हैपन एट द 11th आवर, मतलब है अंत में या अंतिम क्षणों में, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। अ फेयर वेदर फ्रेंड। दोस्तों ये तो आपका अ फेयर वेदर फ्रेंड आपका मॉरल रहा होगा स्टोरी का। दो दोस्त होते हैं और जंगल में जाते हैं और भालू आ जाता है, तो एक जो सेल्फिश फ्रेंड होता है, तो उस जो स्टोरी का हमारा मॉरल है, जैसे स्लो एंड स्टडी हेयर एंड टॉर्टोइज वाली स्टोरी का मॉरल है, हम लोगों को पता है स्लो एंड स्टडी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। वैसे ही हम बात करते हैं, अ फेयर वेदर फ्रेंड इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश फ्रेंड्स। ठीक है, तो अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब एक अच्छे मौसम में ही जो आपका दोस्त रहे, अच्छी कंडीशंस में ही आपका दोस्त रहे। फेयर मतलब बेहतर कंडीशन में ही, ठीक है। तो वो क्या होता है दोस्तों? स्वार्थी होता है, दैट इज अ सेल्फिश फ्रेंड। और अ फ्रेंड ऑफ द गुड टाइम, गुड टाइम मतलब सिर्फ अच्छे समय का साथी।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एप्पल ऑफ वंस आई, दोस्तों एप्पल ऑफ वंस आई का कहने का मतलब होता है आँख का तारा होना। हिंदी में आप समझते हो ना, आँख का तारा होना। तो स्टार ऑफ वंस आईज बोलते हैं। उसी प्रकार से हमको ये याद रखना है कि इंग्लिश में इट शुड बी एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, कोई बहुत प्यारा है जो, एंड वेरी डियर वन। नेक्स्ट हमारे पास में मैंने आपको बता ही दिया, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स दोस्तों आपको बताया है नहीं बताया? मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है लिटरेरी पर्सन। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है वीक पर्सन, ठीक है दोस्तों। और मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब है मैन ऑफ क्वालिटीज़, ठीक है दोस्तों। और एक जो हमारे पास में पहले ईडी में आई थी वो कौन सी थी? दैट वाज द अ मैन ऑफ आयरन। और अ मैन ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन ऑफ हैविंग ग्रेट विल पावर और स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। विल पावर यहाँ लिख दीजिए दोस्तों। तो आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है अ स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है दोस्तों एक बिल्कुल फेयर डील। अभी अपन ने कहा था फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर मतलब ठीक समय या सही समय, फेयर वेदर। तो फेयर का मतलब हुआ एकदम उचित बार्गेन करना, उचित मूल्य भाव करना। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। तो बिल्कुल सटीक मोल भाव करना, मतलब ना तो किसी को ज़्यादा मिल रहा है ना कम मिल रहा है, बिल्कुल सही है, फेयर है, ठीक है, अनफेयर नहीं है। तो स्क्वायर डील का मतलब हो गया बिल्कुल सही मोल भाव या फिर सही मूल्य आंकना, ठीक है। स्क्वायर डील मतलब बिल्कुल सही डील। एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है दोस्तों वेरी नियर, ठीक है दोस्तों। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब एक पत्थर की दूरी पर, मतलब आप पत्थर फेंकोगे उसकी दूरी पर, तो पत्थर कितना भी फेंकोगे तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, इसका मतलब हुआ बहुत पास। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हुआ पास में, ठीक है। और पास में कैसा? दूरी में, पास में, ठीक है। जबकि एक और होता है एट हैंड। आर एग्ज़ाम आर एट हैंड। एट हैंड का मतलब भी दोस्तों यही होता है वेरी नियर। हमारे एग्ज़ाम जो है बहुत पास में है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे आर एग्ज़ाम आर एट स्टोन्स थ्रो। ये डिस्टेंस को बताता है, ठीक है दोस्तों। जबकि हम बात करेंगे एट एट अ हैंड्स डिस्टेंस, एट हैंड, तो दोस्तों इसका मतलब वेरी नियर होगा। ये किसके संदर्भ में है? ये टाइम के संदर्भ में है। क्या? आर एग्जाम्स आर एट हैंड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ, दैट इज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। दोस्तों एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब इन डिसऑर्डर है, मतलब क्रम में नहीं होना। और दूसरी बात, एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड होना। कन्फ्यूज्ड होना या फिर पजल्ड होना, या फिर क्या कह सकते हैं, बैफल, भ्रमित होना, या फिर क्या कह सकते हैं, परप्लेक्स्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास में कुछ है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ये ध्यान रखना है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है कन्फ्यूज, पजल, बैफल्ड, ये सब एक ही है। और उसका मतलब कभी कभी डिसऑर्डर में भी हो सकता है। और इसका एक एंटोनिम पूछूँ तो परफेक्ट ऑर्डर में होना। तो परफेक्ट ऑर्डर में होने का कहने का मतलब क्या होता है? इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। इन एन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन एन ऑर्डर्ड मैनर, ठीक है, सही क्रम में लगे हुए हैं, ऐसा। नेक्स्ट वी हैव टू मीट वंस वाटरलू। तो दोस्तों टू मीट वंस वाटरलू का मतलब है टू मीट वंस डिफीट, ठीक है, किसी को मात या फिर हार हासिल होना। टू मीट वंस डिफीट, अगर कोई व्यक्ति हार जाता है या किसी काम में उसको असफलता मिलती है, इट मीन्स ही मेट हिज डिफीट, ठीक है। ही, इफ वी कैन से he met with his Waterloo, it means he met with his defeat and he had not succeeded in whatever he was trying, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका मतलब जो है, ठीक है, मतलब जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कैसे? तो टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। दोस्तों टू प्ले डक एंड ड्रैग्स का क्या मतलब हो गया? टू प्ले डक एंड ड्रैग्स कोई खेल नहीं है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये ईडियम जब भी आएगी इसका मतलब होता है टू वेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब वेस्ट को वेस्ट नहीं लिखा हुआ आएगा, ये हमेशा टू स्क्वेंडर लिखा हुआ आएगा, टू स्क्वेंडर मनी, ठीक है। तो स्क्वेंडर का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? गंवाना। वेस्ट करना मतलब भी गंवाना हो गया, तो गंवाना इसका मतलब होता है, ये पेन यहाँ चल नहीं रहा है, मैं किसी और जगह पे लिख देता हूँ। तो स्क्वेंडर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? स्क्वेंडर का मतलब क्या हो जाता है? वेस्ट। और वेस्ट करते हैं तो आप क्या कहते हो? गंवाते हो, गंवाना, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव
टू बीट अबाउट द बुश दोस्तों बहुत बार पूछी जा चुकी है। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब है बुश के ऊपर नहीं मार के उसके आसपास मारना, इसका मतलब है टू टॉक अबाउट एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, टू टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, टू टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स होना चाहिए। आपको इसको ज़रूर इसको करेक्ट करना है, इट शुड बी अनइम्पॉर्टेंट। और आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, मैं आपको दूसरा लिखवा देता हूँ। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू टॉक इररिलेवेंटली, टू टॉक इररिलेवेंटली। ठीक है दोस्तों, ये आप जरूर करेक्शन कर लीजिएगा। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, से इनडायरेक्टली, ये तो बिल्कुल सही है कि अप्रत्यक्ष रूप से बात करना या घुमा फिरा के। टॉक इररिलेवेंटली भी सही होगा अगर इसको सही करना चाहेंगे। ठीक है, अगर इसको सही करना चाहेंगे तो टू टॉक अबाउट एन अनइम्पॉर्टेंट, फिर यहाँ क्या यूज़ किया जाना चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वाइट एलिफेंट, अब वाइट एलिफेंट क्या होता है, सफ़ेद हाथी है तो बहुत रेयर है, लेकिन काम का क्या है, तो इसका मतलब ही यही हो गया। अब समथिंग इज़ एंड वाइट एलिफेंट फॉर समबडी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समथिंग इज़ वेरी कॉस्टली एंड टू मेंटेन। ठीक है, मेंटेन करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और लेस यूज़फुल। ठीक है, और उपयोगी क्या है, लेस यूज़फुल है। जैसे मैं अभी बाइक पे सफ़र करता हूँ, लेकिन मैं कोई इंपॉर्टेंट कार लेके आ जाऊँ तो वो मेरे लिए क्या होगा, अ वाइट एलिफेंट। ठीक है, उसका मेंटेनेंस भारी होगा और उसका यूज़ जो है उतना नहीं हो पाएगा यहाँ की रोडों के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी खुद की ट्रम्पेट बजाना या अपनी खुद की राग लापना, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, एक मुहावरा है, अपने मुंह में या मिट्टू बनना। ठीक है, ऐसा मुहावरा है, मतलब अपनी बड़ाई करना, अपनी तारीफ करना, ये दैट इज़ द सेम मीनिंग। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। तो अपना खुद का बिगुल बजाना मतलब टू बोस्ट, और टू बोस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, डींगे हाँकना या गप्पे मारना, शेखी मारना, गप्पे नहीं शेखी, शेखी का क्या मतलब हो गया, डींगे मारना। ठीक है दोस्तों, अपनी अपनी बड़ाई करना, बड़ाई करना, शेखी मारना, बड़ाई करना, टू बोस्ट। और ये टू बोस्ट अपन बहुत बार सुनते हो, क्योंकि बोस्ट के साथ क्या आता है, बोस्ट ऑफ। ठीक है, वो किसके बारे में शेखी मारते हैं, तो अपनी ब्यूटी के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में। ठीक है, वॉट एवर। बर्ड्स ऑफ अ फैदर दोस्तों, बर्ड्स ऑफ अ फैदर कहने का मतलब हुआ ऐसे बर्ड्स होना जो क्या है, एक ही फैदर के। अ फैदर मतलब एक ही फैदर, एक ही फैदर मतलब एक जैसे फैदर है। तो एक जैसे फैदर होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, दोस्त होते हैं, पर्सन ऑफ लाइक सेम पोजीशन। और ये बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसर है भाई। ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब ही क्या हुआ, चोर चोर मौसर है भाई, मतलब जिनमें सेम क्वालिटीज़ होगी वो एसोसिएट रहेंगे, या पीपल ऑफ लाइक दिस पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बर्निंग क्वेश्चन। दोस्तों बर्निंग क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, ज्वलंत मुद्दा या ज्वलंत क्वेश्चन। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन आपने अगर हिंदी में इसको पढ़ने की कोशिश करी होगी तो इसका मतलब होता है ऐसा कोई मैटर या क्वेश्चन जो अर्जेंट नीड का है, जिसकी हाथों हाथ समस्या को सॉल्व किया जाना चाहिए। राइट दोस्तों, तो ऐसा आप अभी कोई बर्निंग क्वेश्चन बता सकते हो। तो बर्निंग क्वेश्चन हमारे पास में बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक इश्यूज है, जैसे चाइना को लेके जो इशू है, ऑल दीज आर अर्जेंट नीड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब हुआ मैटर फॉर द अर्जेंट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट। फर्स्ट और फोरमोस्ट मतलब सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, ऐसा बोलते हैं ना, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये है। तो फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य चीज़ होती है, उसके लिए बोला जाता है फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वी हैव पहला और सबसे ज़रूरी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। नेक्स्ट वी हैव फील द पल्स। फील द पल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका अगर पल्स के नब्ज या नाड़ी बोलते हैं ना, किसी की नाड़ी को महसूस करना, इसका मतलब है टू फाउंड आउट वन सीक्रेट और सीक्रेट ओपिनियन, किसी की बहुत सीक्रेट राय जान लेना। ठीक है, ओपिनियन का मतलब दोस्तों राय होता है, और सीक्रेट ओपिनियन का मतलब होता है कोई गुप्त राय जान लेना। ठीक है, दैट इज़ फील द पल्स। बोलते हैं ना, मैं उसकी नब्ज से वाकिफ़ हूँ। ठीक है, तो उसके जो भी सीक्रेट्स हैं या सीक्रेट ओपिनियंस हैं उनसे वाकिफ़ है, फील द पल्स। ये मैं आपको याद रखने के लिए बता सकता हूँ दोस्तों, बाकी आप अपना खुद का कुछ मेथड भी डिराइव कर सकते हैं।
गेट इनटू हॉट वाटर्स। दोस्तों गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। और तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी इडियम्स है जिनका मतलब क्या होता है टू बी इन अ टाइट कॉर्नर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो एक तो आप ये ध्यान रख दीजिए, गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल, टू बी इन अ टाइट कॉर्नर, टू बी इन अ टाइट कॉर्नर। इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है टू बी इन अ ट्रबल। और फिश विदाउट अ वाटर, ये भी क्या होता है अनकम्फर्ट और इन अ ट्रबल। फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों, ये भी क्या होता है इन ट्रबल से होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ, दैट इज किल टू बर्ड्स, किल टू बर्ड्स विद वन शॉट। किल टू बर्ड्स विद वन शॉट का क्या मतलब हुआ दोस्तों, एक तीर से दो शिकार करना, ठीक है। ये वो है किल टू बर्ड्स विद वन शूट, ठीक है। टू डू टू वर्क्स एट अ टाइम, एक ही समय पे दो काम करना। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में जो है दैट इज़ किथ एंड कीन। दोस्तों ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, किथ एंड कीन का मतलब होता है नियर रिलेटिव, सगे संबंधी। किथ एंड कीन का या फिर नियर रिलेटिव्स का क्या मतलब हुआ दोस्तों, सगे संबंधी। और ये आपके लिए कब इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया होगा। तो एक आपने अभी अखबारों में और बहुत पढ़ा होगा, नेपोटिज्म, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे वो बोलूँ कि व्हाट इज़ नेपोटिज्म, आप अखबार में भी पढ़ते हो, आप इसको बताओ, आपके कोर्स में वन वर्ड में भी है। तो व्हाट इज़ नेपोटिज्म, यू कैन डिफाइन द नेपोटिज्म बाय saying that but by giving undue advantage or undue favor to one's own kith and kin, ठीक है। अपने किथ एंड किन्स को मतलब सगे रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को क्या प्रोवाइड करना, अनड्यू फेवर, दैट इज़ नेपोटिज्म, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए किथ एंड किन वहाँ पे भी है। और जो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नेपोटिज्म का वो पढ़ते हो तो आपको किथ एंड किन पढ़ने का मौका मिलता है। और ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या हो गया, नियर और डियर वन और नियर रिलेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। दोस्तों लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ ये इंपॉर्टेंट आपको कैसे भी करके समझना पड़ेगा कि मतलब इतना ही है कि हाथ में है वो खा सकते हैं, ठीक है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब इतनी ही चीज़ है या इतना ही पैसा है, इतना ही अनाज है कि जो हाथ में है वही है हमारे पास, और वो सीधा क्या है खाने के लिए है। तो मतलब होता है पास लाइफ इन डिफ़िकल्टी, बहुत समस्या से या मुश्किल से गुजारा कर पाना, ठीक है दोस्तों। ऑन पेन ऑफ डेथ, ऑन पेन ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के दर्द के ऊपर अगर आप कोई काम करते हो, मतलब उस पेन, उसके जैसे पेन को या उसके जैसे सिमिलर पेन को सहन करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट एनी कॉस्ट, आप यही तो बोल रहे हो, एट कॉस्ट ऑफ लाइफ, किसी भी कीमत पे या मतलब ज़िंदगी को भी दाव पे लगा के। ऑन पेन ऑफ डेथ का मतलब हुआ एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास में है अ स्लीपिंग पार्टनर। तो दोस्तों स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर तो हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो ये बोल रहा है स्लीपिंग पार्टनर, तो स्लीपिंग पार्टनर कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर हो जाएगा, एन इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर, ठीक है दोस्तों। तो पार्टनर शुड बी एक्टिव, ठीक है। और एक्टिव का उल्टा क्या हो गया, एक्टिव का उल्टा पैसिव नहीं दोस्तों, इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय या बिना काम का, दैट इज स्लीपिंग, डोरमेट, ये मैंने आपको बताया भी है। नेक्स्ट वी हैव हैमर एंड शेकल, ठीक है दोस्तों। तो हैमर और शैकल दोस्तों आपको याद रखना है कि हैमर बोलते हैं हथौड़े को और शैकल बोलते हैं हंसिए को। हंसिया जो दोस्तों ऐसा जो होता है अनाज काटने के लिए काम में लिया जाता है उसको बोला जाता है, और ये हैमर आपको पता है हथौड़ी है, ठीक है दोस्तों, इसको हैमर बोला जाता है। तो हैमर और शैकल आप देखोगे तो एक हथौड़ी और ये हंसिए का जो निशान है दैट इज़ द एम्ब्लेम ऑफ द सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब समाजवादी पार्टी का चिन्ह है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, सोशलिज्म, आई थिंक समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है या फिर सोशलिस्ट पार्टी जो होती है, मैं आपको एक बार करके, हाँ सोशलिज्म। और एम्ब्लेम का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो एम्ब्लेम का मतलब होता है प्रतीक, ठीक है। प्रतीक यानी चिन्ह या फिर निशान, एम्ब्लेम। नेशनल एम्ब्लेम मतलब राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे हमारा ट्राइंग कलर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं पंकज मेहरा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। और दोस्तों आज इस सेशन के बाद में मुझे लाइव आने का, लाइव तो नहीं आ सक रहा हूं लेकिन फेस वीडियो इसके साथ में मैंने अटैच किया है। उसका एक मीनिंग है कि जो भी मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। जो भी आपके दोस्तों एग्ज़ाम्स हैं, ये 4 तारीख से जो आपके एग्ज़ाम हैं, इनके लिए मैं आपको दिल से
बधाई देता हूँ कि आप अच्छा सा पेपर लिखें, बहुत अच्छी विशेष है मेरी, ठीक है। और आप सभी लोग छोटी मोटी जो चीज़ें हैं आपके एडमिट कार्ड के साथ में कि आपको किसी टाइप के सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, आप प्रॉपर मास्क वगैरह पहन के जाएँ। कीप योर सैनिटाइजिंग बॉटल, उन्होंने एग्जैक्टली लिख रखा है 50 ml के आसपास कि आपके पास में छोटी सैनिटाइज़र की बोतल होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए। एंड गेट योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। दोस्तों आपको एडमिट कार्ड के साथ में ही सबसे लास्ट 5वें पेज पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसमें जो भी सिम्टम्स के से रिलेटेड है उनको आपको सबको नो करना है। सिम्टम्स के बाद में एक नेक्स्ट है कि आपने लास्ट 14 डेज़ में कोई कोविड कन्फर्म टेस्ट से आपकी कोई मीटिंग हुई है या फिर कोई क्लोज कनेक्शन रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन रहा है, तो उस चीज़ के लिए तो आप प्लीज़ ये सब चीज़ें करके रखिए। और आपको जो भी अभी तक पढ़ाया गया है और कल से ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आज जो लास्ट 1 या 2 वीडियो आने वाली है वो ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को बाद में एग्ज़ाम है उनको थोड़ा सा बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है कि उनको पेपर का पैटर्न वगैरह पता चल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, आपको जिनका भी बाद में है वो मुझे बताते रहना, मैं डे बाय डे बेसिस पे जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 4th को फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया, सेकंड शिफ्ट में क्या आया, थर्ड शिफ्ट में क्या आया, ये सब आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और जो जिनका 4th को ही है एग्ज़ाम, उनको मेरी तरफ से कहना है कि वो पेपर अच्छे से अच्छा करें। थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर है कि हमारे पास में कोई आइडिया नहीं है, किसी टाइप का कोई रिव्यू नहीं है पेपर को लेके, ठीक है। तो दोस्तों रिव्यू और की चिंता नहीं कीजिए, फटाफट से अपना अच्छे से एक बार जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज़ कर लीजिए। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, ठीक है, बहुत कम टाइम है आपके पास में, यू हैव जस्ट लिटिल टाइम। तो आप जितना भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज़ कर लीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको जो सही क्वेश्चन है वही करना है। आपको जहाँ पे डाउट हो रहा है उन क्वेश्चन को नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। अगर एक्यूरेसी मेंटेन रखोगे तो आप एक्स ग्रुप वाले हो चाहे वाई ग्रुप वाले हो, यू विल बी सिलेक्टेड ईजिली, ठीक है, यू विल गेट द कटअप क्राइटेरिया, ठीक है। लेकिन आप नेगेटिव करोगे तो आपके माइंड जो मार्क्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे, भले आधा भी हो या एक भी हो, उससे आपको गिल्ट रहेगा। तो प्लीज़ ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस है आप सभी लोगों से कि आप नेगेटिव कम से कम अटेंड करें, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही आप अटेंड करें, राइट। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। ये जो भी वीडियोस बन रहे हैं मैं लास्ट के 1-2 दिनों में बना रहा हूँ, ये प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त जो लोग हैं, आपके साथ में तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पीछे के जो भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, पहले मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, 15 प्रैक्टिस सेट, लमसम 200-300 से क्वेश्चन है आपके पास में। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मैं जैसे ईडियम फ्रेज मैंने डाल दिए, सिनोनिम्स के कुछ एक वीडियो डाल दूंगा मैं। लास्ट मैंने आपके लिए एक वीडियो अवेलेबल करवाई था 5 एरर कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एरर कॉन्सेप्ट वाला जो सीन है उसमें कुल मिला के 8 से 10 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और आपका जो सपोर्ट है उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। The enemy has infiltrated across the LOC in the Kargil sector. This is the first time anywhere in the world that an air force has been tasked to undertake operations against an enemy operating at such heights.